आप सभी का सेमेस्टर 5 बीबीएम की यूनिवर्सिटी में मेजर पेपर 9 हिंदी में जो भी सवाल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइए मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू, जिससे आप सभी बच्चों को 15 नंबर और 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ये सारा का सारा आपसे बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आएगा, हिंदी कहानी की उद्भव एवं इसका जो विकास क्रम है इसके बारे में वर्णन करने बोला गया है। यानी हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ और साथ ही साथ इसके विकास का संपूर्ण जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि हिंदी कहानी का उद्भव और जो विकास है हमारे पास है, ये हमारे हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर के इतिहास में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ा कह सकते हैं या समृद्ध जो है वो अध्याय हमारे पास है। यह केवल एक साहित्यिक विधा का विकास नहीं है हमारे पास है, बल्कि यह हमारा जो भारतीय समाज है, हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी संस्कृति की विचारधारा है और साथ ही साथ हमारे जो जीवन के मूल्य हैं, ठीक है, उनके परिवर्तन का भी बेसिकली क्या है, एक दर्पण है यानी आईना हमारे पास है। हिंदी कहानी ने समय के साथ क्या किया, अपना जो स्वरूप है, शिल्प है और जो विषय वस्तु है, इन सभी में बेसिकली क्या किया, एक निरंतर यानी कंटिन्यूस इसमें चेंजेस किए हमारे पास है, जिससे ये आज भी हमारे पास है, यानी आज के जो जीवन में है उसमें भी एक परिपक्व और साथ ही साथ प्रभावशाली विधा के रूप में ये स्थापित हमारे पास हो चुका है हिंदी कहानी। ठीक है, हिंदी कहानी का उद्भव अगर हम बात करें इसकी शुरुआत के बारे में तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बेसिकली ये माना जाता है। इस समय देखिए भारत में अंग्रेजी जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार हो रहा था, क्योंकि जो मैकाले था भारत में हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, हमारी भाषा है, उसे खत्म करना चाहता है, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था। मुद्रण कला यानी जो प्रिंटिंग जो चीज़ थे उनका विकास हो चुका था और पाश्चात्य जो साहित्य के संपर्क ने भारतीय जो लेखक उनको बेसिकली एक नए साहित्यिक रूप में बेसिकली परिचित कराया। जो हमारे बेसिकली प्रारंभिक जो हिंदी गद्य संरचनाएं जिन्हें मुख्यतः नीतिपरक है, शिक्षाप्रद है और लोक कथाओं से सब प्रभावित थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को बेसिकली हमारा जो हिंदी नव जागरण है उसका अग्रदूत माना जाता है और ये आपने सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। ठीक है, उन्होंने हिंदी गद्य को बेसिकली एक सशक्त बनाया और साथ ही साथ साहित्य में जो नवीन चेतना है उसका भी यहाँ पर उन्होंने संचार करने का कार्य किया। लेकिन उनकी जो रचना है बेसिकली वो हमारा जो आधुनिक कहानी है उसके रूप में पूरी तरह विकसित तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, ये जो विधा है इस विधा की जो नींव है वो रखने का उन्होंने क्या किया, कार्य किया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी कहानी ने बेसिकली क्या किया, एक स्पष्ट और एक सशक्त रूप जो है उसने ग्रहण कर लिया, मतलब एक स्पष्ट क्लैरिटी या सशक्त रूप मिल चुका था। इस दौर में बेसिकली मुंशी प्रेमचंद जी का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया। उन्होंने हिंदी बेसिकली हमारी हिंदी कहानी के जो जनक है वो मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी के यथार्थ में जो धरातल पर उतारा, मतलब पृथ्वी उतारा और साथ ही साथ उसे हमारे समाज से जोड़ा। उनकी कहानी में बेसिकली जब हम पढ़ते तो किसानों की जो दयनीय स्थिति देखी जाती है, गरीबी है, शोषण है, जातिगत है, भेदभाव देखे जाते हैं, इस तरह की स्थिति होगी, साथ ही साथ जो सामाजिक अन्याय है, इन सभी का एक मार्मिक जो चित्रण है वो देखने को मिलता है हमारे पास है। कफन हो गया, पूस की रात हो गया, ईदगाह हो गया, जैसी कई कहानियां जो है उनकी यथार्थवादी जो दृष्टि है और साथ ही साथ जो संवेदनशीलता है, इन सभी का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उनकी कहानियों में देखने को मिलता है। उनकी कहानी अगर बोला जाए, जैसे आपने प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, जो समाज को दर्शाता है कि समाज एक फोटो खिंचवाने के लिए किस प्रकार अपने आप को बदल देता है। ठीक है, तो उनकी कहानी आप सिर्फ मनोरंजन के माध्यम से नहीं बल्कि समाज सुधार के एक सशक्त माध्यम जो है वो भी बनकर हमारे सामने आया। प्रेमचंद के बारे में बात करें तो हिंदी कहानी में उन्होंने मनोवैज्ञानिक और जो वैचारिक गहराई है उस सभी चीज़ों का विकास उन्होंने किया। जैनेन्द्र कुमार हो गए और आगे जैसे कई लेखों ने भी कहानी को बेसिकली हमारे जो व्यक्ति के आंतरिक संसार है उन सभी चीज़ों को जोड़ के उन्होंने रखने का प्रयास किया। इनकी कहानियों में जो बाहरी घटनाएं थी उसकी अपेक्षा मनुष्य के जो मनोभाव थे, जिनमें द्वंद्व हो गया, अकेलापन हो गया, अस्तित्व हो गया, ये सभी के सभी जो समस्याएं वो उन्होंने प्रमुखता से दिखाई की है। इस दौरान में बेसिकली कहानी का जो फोकस है वो समाज से हटकर बेसिकली व्यक्ति की जो चेतना हो गई और साथ ही साथ जो मनोविज्ञान है उस पर ये केंद्रित हो चुका था। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का कहानी हमारे पास है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी कहानी में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जिससे जो नई हमारे पास आंदोलन, जो नई कहानी है, आंदोलन के नाम से यहाँ जाना जाता है। जैसे इस आंदोलन के प्रमुख जो लेखक है बेसिकली वो है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर जी थे। इन लेखों ने बेसिकली क्या किया, जो आधुनिक जीवन की जटिलताएं हैं या जटिलताओं को, मध्यम वर्गीय जो संघर्ष है, रिश्तों में तनाव हो गया, अकेलापन हो गया और जो अस्तित्व संकट को लेकर अपनी कहानियों को बेसिकली विषय बनाया। और इस दौर की कहानियां जो है अधिक यथार्थवादी थी, संवेदनशील थी, साथ ही साथ जीवन के जो करीब हो गई थी। इसमें बेसिकली आदर्शवाद की अपेक्षा जो हमारे पास है वो यथार्थवाद का जो अधिक प्रभाव इस कालखंड में हमें देखने को मिलता है।
इसके बाद साठोत्तरी कहानी का दौरा है, जिसमें समाज में तेजी से जो हो रहे बदलाव है, जिनमें राजनीतिक अस्थिरता हो गई है, भ्रष्टाचार है, नैतिक मूल्य, इन सभी के पतन को कहानी का हम लोगों ने क्या बनाया, विषय बना के लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इस दौर में प्रमुख लेखकों में मन्नू भंडारी हो गए, उषा प्रेमदा का नाम उल्लेखनीय है। उनकी कहानी में हमेशा नारी चेतना दिखने मिलती है, संघर्ष है, जो स्वतंत्रता है और सामाजिक बंधनों के लिए जो विरुद्ध आवाज है, वो स्पष्ट रूप से हमें इन कहानियों में सुनाई देती है। स्त्री विमर्श ने हिंदी कहानी के बेसिकली क्या किया, एक नई शिक्षा जो हमारे पास है या नई जो दिशा है, वो प्रदान करने का कार्य किया। आधुनिक समय में हिंदी कहानी का जो दायरा है और भी व्यापक हो चुका है। आज के कहानीकार में जिनमें वैश्वीकरण, शहरीकरण, तकनीकी विकास, पर्यावरण संकट हो गया, दलित साहित्य हो गया, स्त्री विमर्श हो गया और जो पहचान, इन सब की राजनीति जो है बेसिकली ये हमारा समकालीन मुद्दों को अपनी कहानियों में शामिल कर रहे हैं। आजकल जो डिजिटल माध्यम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इसके कारण कहानी जो है लेखन और पठन में तेजी से यहाँ पर तेजी आई है, जिससे जो नए लेखक है बेसिकली उनको अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा या व्यापक जो मंच है वो मिल चुका है। इस प्रकार कहा जाए तो हिंदी कहानी का जो विकास है एक सतत, ठीक है, और एक गतिशील प्रक्रिया है। यह विधा जो बेसिकली समय के साथ बदलती रही है और आज भी हमारे समय के समाज के विभिन्न पहलुओं को ये अपने भीतर हमेशा समेटी हुई रहती है। हिंदी कहानी ना बेसिकली केवल आप मनोरंजन का साधन समझे, बल्कि ये हमारे सजीव कह सकते हैं समाज का एक सजीव दर्पण भी है, मतलब एक लिविंग आईना भी हमारे पास है, जो पाठक को सोचने, समझने और संवेदनशील बनने के लिए यहाँ पर प्रेरित करने का कार्य करता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था जो आपसे बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा, हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास का वर्णन करें। तो अब तक आपसे बच्चों को लगता है कि हमने आपसे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाया है, समझाया है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना। और इसके अलावा भी आपसे बच्चों को डाउट्स रहेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट रहेंगे तो आप हमें वहाँ मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन था जो आपको पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो है बेसिकली आपने कहानी पढ़ा भी होगा बचपन में, वो है हमारे पास है पूस की रात कहानी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो भी रहे होंगे, जो भी अभी सेमेस्टर 5 में, उन्होंने भी ये कहानी बेसिकली पढ़ा होगा, क्लास 8 के बुक में पढ़ा होगा। पूस की रात कहानी का यहाँ पर भाव स्पष्ट करने बोला गया। आइए चलिए पढ़ते हैं। तो ये कहानी जो बेसिकली या पूस की रात जो हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध और एक मार्मिक कहानी है हमारे पास, यानी पूस की रात जो हिंदी साहित्य है इसका बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और एक मार्मिक कहानी है। इसके जो रचयिता है वो मुंशी प्रेमचंद जी है। यह कहानी बेसिकली हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है या ग्रामीण जो जीवन है उसकी कठोर सच्चाई को बताता है, किसानों की जो दयनीय स्थिति है और जो हमारी आर्थिक जो विषमता देखी जाती है उसको बहुत ही संवेदनशील तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत करने का कार्य करता है। पूस की रात कहानी का जो मूल भाव है इसमें आपको गरीबी, अभाव, शोषण और जो मानवीय व्यवस्था दिखी जाती है कि उस स्तर को उजागर करता है जहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, अपना जो दुख है और जो अपने जो नुकसान है उन सभी को, नुकसान को भी एक प्रकार की राहत के रूप में वो स्वीकार करने लगता है कि ठीक है भैया, अपना दुख नुकसान अब मेरे यहाँ ही स्वीकार करना ही पड़ेगा। कहानी का जो मुख्य पात्र बेसिकली वो हल्कू है, गरीब किसान है, जो क्या कर्ज और जो गरीबी है उसके बोझ से तो दबा हुआ है। उसकी पत्नी जो है मुन्नी भी उसे संघर्षपूर्ण जीवन का हिस्सा है। कहानी की शुरुआत ही इस बात से होती है कि हल्कू के पास मात्र सिर्फ 3 रुपए हैं, जिन्हें वो ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने में लगाना चाहता है। लेकिन जो साहूकार है उसका कर्ज आपको मालूम होगा, चुकाने की मजबूरी कारण उसे जो वो पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ से कहानी का जो करुणा पक्ष है, ठीक है, या वो देखने को मिलता है, क्योंकि ये घटना दर्शाती गरीब किसान जो है अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है वो भी अपने पूरी नहीं कर सकता। सोचिए क्या व्यवस्था रही हो किसान की, जहाँ पर उसे खुद के ठंड से बचने के लिए जो पैसे उसने रखे थे वो साहूकार को उसे देने पड़े। ये जो पूस की बेसिकली कहानी हमारे पास है, पूस की रात, ठीक है, ये पूस का महीना, ठंडा का दिन का बात हो रहा है, जो साल का सबसे ठंडा दिन होता है उस समय बात मौसम होता है उसमें बताया जा रहा है। ये कहानीकार का पृष्ठभूमि बनाता है हमारे पास है। इस भीषण ठंड में हल्कू को अपने खेत की रखवाली करनी पड़ती है ताकि जानवर उसकी फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन उसके पास ना ही कुछ पर्याप्त कपड़े हैं, ना ही कोई कंबल है, जिससे ठंड में आप सोच रहे हैं कितना कैसे बचे। यह स्थिति जो है उसकी असहायता और साथ ही साथ उसकी जो निडरता यानी गरीबी को बहुत ही मार्मिक रूप से प्रस्तुत करता है। और बहुत सारे जब आप कहानी को देखिए, जब पढ़ते हैं ना, कहानी को फील करना सीखे, जब कहानी को फील करता है आप समझिएगा कि कैसा किस कंडीशन में रहा होगा। रात के समय हल्कू जो है उसका एक कुत्ता रहता है, इसका नाम होता है जबरा, ठीक है, अपने कुत्ते जबरे के साथ खेत में पहुंचता है। ठंड बहुत होती है, वो लगातार ठिठुरता रहता है, बेसिकली पत्तों को क्या करता है, इकट्ठा करता है और आग जलाने की कोशिश करने करता है। लेकिन आपको मालूम है ठंडा इतना है कि वो पर्याप्त नहीं हो पाता। ठंड से बचने के लिए वो क्या करता है, वो तरह तरह के उपाय करने का काम करता है, लेकिन हर बार वो असफल प्राप्त होता है। इसके कारण इस दौरान बेसिकली जो जबरा जिसको कुत्ता है वो भी क्या कर ठंड से आता है, जिसमें कहानी में एक मानवीय और भावनात्मक संबंध का चित्रण किया गया कि देखिए मानव के साथ साथ जो कह सकते हैं जो कुत्ते हमारे पास है
वो भी किस प्रकार लोगों के साथ रहते हैं, चाहे किसी विषम परिस्थिति में उस प्रकार साथ में रहते हैं। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अभावनात्मक मोड़ तब आता है जब हल्कू ठंड से अत्यधिक परेशान होकर क्या करता है, अंदर सो ही जाता है। ठीक है, इसी दौरान जानवर क्या होते हैं, खेत में घुस जाते हैं और उसकी फसल नष्ट कर देते हैं। सामान्यतः ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिससे कोई भी किसान जो रहेगा बहुत ज़्यादा दुखी होगा। लेकिन हल्कू की प्रतिक्रिया इस कहानी के गहरे भाव को उजागर करती है कि सुबह जब वो जगता है तो अपनी फसल की बर्बादी देखता है तो उसे दुख नहीं होता, बल्कि वो इस बात से संतुष्ट महसूस करता है कि अब उसे जो ठंडी रातों में खेत की जो रखवाली है वो नहीं करनी पड़ेगी। मतलब ठंड पड़ेगा तो भाई रात में खेत का रखवाली तो नहीं करना पड़ेगा। यही इस कहानी का बेसिकली केंद्रीय भाव है, सेंट्रल जो फीलिंग है वो बताने का काम करता है कि प्रेमचंद ने यह दिखाया कि गरीबी और जो अभाव व्यक्ति है इस हद तक तोड़ देते हैं कि उसकी जो संवेदना है, कोई चीज़ को लेकर सेंसिटिविटी है, वो भी उसका खत्म हो जाता है। सोचिए, वो अपने नुकसान की राहत के रूप में वो अपने नुकसान को बेसिकली इस प्रकार देखता है कि हाँ मुझे राहत मिलेगी, क्योंकि उसकी जो प्राथमिकता है वो केवल तत्काल जो कष्ट चल रहा है उससे मुक्ति पाना रह जाता है कि भैया किसी तरह करके जो ठंडा का दिन है उससे कटा जाए हमारे पास है। यह स्थिति जो हमारे पास है ये समाज की जो आर्थिक विषमता देखी जाती है और जो किसानों की हमारी दयनीय स्थिति है, इन सभी चीज़ों का ये चित्रण के रूप में कार्य करता है। कहानी में अगर कहा जाए तो सामाजिक जो शोषण है उसका भी संकेत देखने को मिलता है, क्योंकि साहूकार जो आपको मालूम होगा कर्ज वसूली करने के लिए किसानों की निर्भरता और उनकी मजबूरी का सभी प्रकार फायदा उठाता है। ये सभी तत्व जो है उस समय के जो हमें ग्रामीण समाज है उसकी वास्तविकता को उजागर करते हैं। प्रेमचंद ने बिना किसी आदर्शवादी जो हमारे पास समाधान है इस कठोर यथार्थवादों को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया, जिससे पाठक जो है स्वयं इस जो भी लोग पढ़ेंगे इस बात पे विचार जरूर करेंगे कि किस प्रकार का कंडीशन होता है। इसके अतिरिक्त जो पूस की रात में मानवीय जो संवेदना है उनका भी बहुत सुंदर जो है चित्रण किया गया है। हल्कू और जो मुन्नी के बीच में एक संवाद होता है और उनके पारिवारिक जो संबंध है, साथ ही साथ जीवन की जो कठिनाई है, ठीक है, उनके जीवन जो चल रही है उसको भी ये दर्शाता है। वहीं पर हल्कू और उसका जो कुत्ता है जबरा के बीच में जो एक संबंध कहानी की जो अधिक बेसिकली भावनात्मक दृष्टिकोण पर दर्शाता है। जबरा के साथ हल्कू के अकेलापन को बेसिकली कम करता है और उनके बीच का ये रिश्ता जो है एक गहरी जो संवेदना है उसको भी प्रकट करने का कार्य करता है। भाषा और शैली की दृष्टि से यह कहानी जो है बेसिकली अत्यंत ही हमारे पास सरल है, सहज है और साथ ही साथ प्रभावशाली भी है। प्रेमचंद ने ग्रामीण परिवेश, ठंड की जो तीव्रता है और साथ ही साथ जो भी यहाँ कैरेक्टर जो पात्र है उनकी मानसिक स्थिति का ऐसा जीवन चित्रण किया कि पाठक जो है स्वयं को उस परिस्थिति में क्या करते हैं, महसूस करने लगते हैं कि हाँ ऐसा भी होता है हमारे पास है। कहानी में संवादों का जो प्रयोग भी बहुत ही हमारे पास स्वाभाविक तरीके से किया गया, जो पात्र के जो चरित्र चल रहा है उसको उभारने बेसिकली हमारे पास सहायक है। अंततः हम कह सकते हैं पूस की रात का भाव यह भी है कि गरीबी और शोषण से जो ग्रस्त जीवन में इंसान की प्राथमिकता है वो सभी बदल जाती है। वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए छोटे छोटे जो सुख है उनमें भी क्या कर संतुष्ट होने लगता है। यह कहानी ना बेसिकली एक किसान की जो व्यक्तिगत पीड़ा है उसको दर्शाने का कार्य करता है, बल्कि एक पूरे समाज में कहा जाए ना हमारी जो आर्थिक और जो सामाजिक असमानता हमारे समाज इनको भी उजागर करने का कार्य करती है। यह हमें सोचने में मजबूर करती है कि क्या केवल अगर अपने जीवन में मेहनत करने से जीवन में हर सुख संभव है, या उसके लिए एक न्यायपूर्ण हमारे पास सामाजिक जो व्यवस्था है उसके भी हमें आवश्यकता होती है। इस प्रकार जो पूस की रात है एक ऐसी यथार्थवादी कहानी है जो अपनी सरलता में बेसिकली गहरी संवेदना और जो सामाजिक संदेश है वो अपने समेटे हुए है। यह कहानी आज भी हमारे सामने उतनी प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी, क्योंकि गरीबी और जो असमानता है कि इसकी समस्या है वो हमारा आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना इसमें भी अभी भी अवेलेबल है, ये नहीं कि कहीं चला गया। आप अभी भी हमारे समाज में असमानता है वो आप देखते होंगे, अपने आसपास क्षेत्रों में देखते होंगे जहाँ पर ऐसी कहानी आपको बहुत सारे देखने को मिलती होंगी। तो ये था हमारे पास पूस की रात का जो भावार्थ है या भाव जो स्पष्ट है वो हमने बता दिया। और ये सवाल पेपर में आपसे बच्चों को 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और 15 मार्क्स मतलब मिनिमम 3 पेजेस के हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तभी जाके जो टीचर रहेंगे आपको वो नंबर देने वाले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 2 क्वेश्चंस हमने आपको इस वीडियो में आज का डिस्कस कर दिया, हिंदी साहित्य के बारे में बता दिया, इसका उद्भव, और पूस की रात के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा जिसमें बच्चे कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बना है तो आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी बेस्ट हिसाब से बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।